नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर 7 पे। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और जैसा कि हमने शुरू कर रखा है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम थायराइड ग्लैंड्स। 5 मिनट पहले रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। ग्लैंड्स किसको बोलते हैं ये पढ़ा था हमने। तो कोशिकाओं का समूह जो एकत्रित हो जाता है दोस्तों, उसको ग्लैंड्स बोलते हैं। और विभिन्न रस सिक्रेशन होता है इनसे, और इन रस के सिक्रेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा था हमने ग्लैंड्स को। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है निकलने वाले रस को एंजाइम बोलते हैं दोस्तों। इसके पास नलिका होती है, इसलिए इसको नलिका युक्त ग्रंथियां भी बोलते हैं दोस्तों। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें क्या होता है दोस्तों, इससे निकलने वाले जो रस को हार्मोन बोलते हैं, और इसके पास नलिका नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इनके और जो मिक्स ग्लैंड है उसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब एक के पास इसमें नलिका है भी और नहीं भी। ठीक है दोस्तों। इससे एक्सोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण हो गए आपके श्वेत ग्रंथि होगी, दुग्ध ग्रंथि होगी, तेल ग्रंथि होगी, अश्रु ग्रंथि होगी, लार ग्रंथि होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की दोस्तों एग्जांपल हो गए पीयूष ग्रंथि होगी, आपकी थायराइड ग्रंथि होगी, पैराथायराइड ग्रंथि होगी, थाइमस ग्लैंड्स हो गई, एडिनल ग्लैंड्स हो गई, आपकी पीनियल ग्लैंड्स हो गई। ठीक है दोस्तों। मिक्स ग्लैंड्स के एग्जांपल हो गए अग्नाशय दोस्तों। ठीक है, इनकी समानताएं पढ़ी थी हमने, क्या क्या समानता है इनमें। तो दोनों ही रासायनिक पदार्थ है दोस्तों, दोनों ही जैव रासायनिक पदार्थ है। भोजन द्वारा ग्रहण नहीं होते हैं, शरीर के अंदर ही भीतर ही इनका निर्माण होता है, घुलनशील होते हैं, उपापचय क्रियाओं का निर्माण करते हैं, बहुत अल्प मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है, और एकत्रित नहीं होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। असमानता क्या क्या थी कि सभी कोशिकाओं द्वारा एंजाइम का निर्माण होता है, जबकि इसमें हार्मोन का निर्माण कुछ ही कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। एक बार से ज्यादा उपयोग किया जा सकता है इसका एंजाइम का, जबकि हार्मोन का एक बार से ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों। एंजाइम के निर्माण में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों, जबकि हार्मोन के निर्माण में प्रोटीन के साथ में अन्य पदार्थों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। जैसे एंजाइम का अपवाद है जिसमें प्रोटीन से निर्माण नहीं होता है, वो है राइबोजाइम। और जो हार्मोन में अपवाद है जिसमें केवल प्रोटीन से निर्माण होता है, वो है इंसुलिन और थायरोक्सिन। ठीक है दोस्तों, ये इसके अपवाद है। उसके बाद में हमने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उनके बारे में पढ़ा था दोस्तों। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं दोस्तों। इसकी पोजीशन थी 4 ब्रेन के डाइसेफिलोन के हाइपोथैलेमस के पास में दोस्तों, उसके नीचे की साइड में। वजन इसका 0.6 ग्राम है, मटर के दाने के समान है दोस्तों। इसके 2 लूप है, अग्रभाग और पश्च भाग। ठीक है दोस्तों। क्यों बांटा हुआ है दोनों को? क्योंकि अलग अलग टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है दोस्तों। महिलाओं में इसका आकार बड़ा होता है। क्यों होता है दोस्तों? आपने पढ़ा था प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो प्रोलेक्टिन आपके दुग्ध ग्रंथियों के विकास में सहायक है दोस्तों, और दूसरा दुग्ध को स्रावित करने में भी सहायक है, और ऑक्सीटोसिन जो कि दुग्ध श्रावण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उसका आकार महिलाओं में बड़ा होता है दोस्तों। मास्टर ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि इसके सिक्रेशन से अन्य ग्रंथियां एक्टिवेट होती है और अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। जैसे थायराइड ग्रंथि मान लो दोस्तों, तो उसके सिक्रेशन से थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है इसके हार्मोनों के सिक्रेशन से, और उससे एक्टिवेट होकर वो अपना हार्मोन स्रावित करती है। अगर ये अपनी मात्रा अधिक या कम कर दे पीयूष ग्रंथि, तो इससे थायराइड ग्रंथि पे प्रभाव पड़ता है, जिससे अनेक रोग हो जाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जिम्मेदार यही है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि क्योंकि कंट्रोल रखती है दोस्तों। सबसे छोटी ग्रंथि है शरीर की, 2 भाग इसके अग्रभाग और पश्च भाग, जिनसे निकलने वाले हार्मोन्स दोस्तों सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जिसमें था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पांचवा था दोस्तों मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलेक्टिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों। पश्च पिंड से जो निकलने वाले हार्मोन थे एडीएच, जिसको एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रोसिन भी बोलते हैं दोस्तों। ऑक्सीटोसिन सेकंड है ऑक्सीटोसिन। ठीक है दोस्तों। एसटीएच पढ़ा था हमने, ये इसको ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। इसकी कमी अगर बच्चों में हो जाए तो डुआर्फिज्म दोस्तों, डुआर्फिज्म का शिकार हो जाता है। डुआर्फिज्म मतलब बोना रह जाता है बच्चा, और ये बोने ऐसे होते हैं जिनके शारीरिक रूप से बोने होते हैं, मानसिक रूप से मेच्योर होते हैं। जैसे कि दोस्तों चित्र में है मेरे पास, ये देखिए बंदा, आपको शक्ल से ही मेच्योर लग रहा होगा ये देखिए। तो ये है डुआर्फिज्म रोग का शिकार दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसकी कमी अगर वयस्कों में हो जाए तो वयस्कों में क्या है ना, साइमंड्स रोग हो जाता है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति अत्यधिक पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और
इसकी अधिकता हो जाए, ये दोनों कमी थी, अधिकता हो जाए तो गिग्नेटिज्म नामक रोग हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा ये महाकायता कितना लंबा है दोस्तों, बहुत लंबा हो जाता है बंदा, तो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये गिग्नेटिज्म नामक रोग है। और अगर वयस्कों में इसकी कमी हो जाए तो एक्रोमेगेली नामक रोग हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसकी जो दाढ़ी है जो कितनी बड़ी हो गई है, देखो जो चिन्ह है इसका काफी बड़ा हो जाता है और गोरिल्ला टाइप का दिखने लगता है आदमी। तो ये है आपका एक्रोमेगेली रोग। इसके बाद में था एसटीएच, जो अग्रपिंड से स्रावित होता है दोस्तों और थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। थायरोक्सिन इससे सिक्रेशन होता है दोस्तों। एसटीएच देखा था जो किडनी के एड्रीनलिन ग्रंथि के ऊपर जो कोर्टेक्स भाग है उससे हार्मोन स्रावण में मदद करता है दोस्तों। उसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्लूकोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो स्रावित करने में मदद करता है किसकी? एड्रीनलिन ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा था गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि लैंगिक विकास में, पुरुषों और महिलाओं के लैंगिक विकास में सहायक है दोस्तों। जिसमें पहला था फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको पुटिका प्रेरक हार्मोन भी बोलते हैं। इसमें मानव में, पुरुषों में ये स्पर्म के निर्माण में सहायता करता है, जबकि महिलाओं में अंडाशय के विकास और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावण में मदद करता है दोस्तों। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि अंडो उत्सर्ग में मदद करता है, गर्भाशय का विकास करता है दोस्तों, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण करती है। ये महिलाओं में ये सारे कार्य। और पुरुषों में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ा था प्रोलैक्टिन। हमने प्रोलैक्टिन को मेनोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभार पता लगा ये ना देखे। मेनोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों इसको, मेनोट्रोपिक हार्मोन। इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि दुग्ध ग्रंथियों का विकास करता है और दुग्ध श्रावण करता है। ये प्राइमरी कार्य है दोस्तों, ग्रंथियों का विकास करना। सेकेंडरी कार्य इसका दुग्ध श्रावित करना दोस्तों। ठीक है। और बाकी MSH, जिसको मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है? मेलेनिन का प्रसारण करता है दोस्तों। ठीक है। मेलेनिन इससे प्रसारित होती है दोस्तों। अगर मेलेनिन एक प्रसारित ना हो तो एक अनुवांशिक रोग भी हो जाता है दोस्तों, जिसको रंजकहीनता बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि बंदा की त्वचा पूरी व्हाइट हो जाती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, इसमें दिख रहा है आपको, पूरा व्हाइट हो रखा है बच्चा। ठीक है। इसमें मेलेनिन प्रसारित नहीं होता है, त्वचा का कोई कलर नहीं हो पाता दोस्तों, कोई भी कलर, और बच्चा ऐसे दिखने लगता है दोस्तों। इसकी अधिकता से क्या होता है? तिल टाइप में बन जाते हैं दोस्तों शरीर में। आगे बढ़ते हैं। एडीएच, जो कि पश्चिम भाग से स्रावित होता है, जिसको पिट्रेसिन भी बोलते हैं दोस्तों। जबकि पिटोसिन, हमने ऑक्सीटोसिन को बोला था कि पिटोसिन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। ठीक है दोस्तों। और किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन से जल अवशोषण को नियंत्रित करता है दोस्तों ये। ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बार बार मूत्र करने की इच्छा होती है व्यक्ति को, और डायबिटिक इंसिपिडेंस नामक रोग हो जाता है दोस्तों बंदे को। ऑक्सीटोसिन का था पक्षपिंड से ही स्रावित होती है दोस्तों, और दुग्ध श्रावण में प्रेरित करती है। इसको जनन हार्मोन भी बोलते हैं, प्यार का हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। और जानवरों में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते थे पहले, जो कि आजकल बंद हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, जो आज से हमारा आज का चैप्टर है। ठीक है दोस्तों। थायराइड ग्लैंड्स दोस्तों, इसकी पोजीशन बताई थी, गले में होता है। ठीक है। ये एच आकार का होता है दोस्तों गले में। ठीक है। और इसके दो लोब होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था चित्र में कैसा होता है ये। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, ये दो लोब हो जाते हैं इसके, लेफ्ट थायराइड ग्लैंड्स और राइट थायराइड ग्लैंड्स। और ये एच आकार का है दोस्तों। देखिए ये एच, पूरा एच बन रहा है, एच आकार का है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये इसके ऊपर जो निकले हुए फॉलिकल बोलते हैं दोस्तों इनको, ये जो गोल गोल टाइप में ये जो बने हुए हैं। और ये जो बीच वाली संरचना है दोस्तों, ये इसको स्थूमस बोलते हैं दोस्तों। ये बीच वाली जो संरचना है, जो इनको दोनों को जोड़ रही है, इसको स्थूमस बोलते हैं। और ये दो एच आकार का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये ग्रंथि के दो लोब होते हैं। ये पतली मांसपेशी, जिसको स्थूमस बोलते हैं, से जुड़ी रहती है दोस्तों। ठीक है। स्थूमस से जुड़ी रहती है, ये ध्यान रखना। इसका वजन छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है वजन की। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यही है। ठीक है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, T4 और T3। ठीक है दोस्तों। टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन और ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। ठीक है दोस्तों।
और टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन को ही थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, दो हार्मोन निकलते हैं थायराइड ग्रंथि से, ध्यान रखना T4 T3, मतलब T4 का हो गया टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, थायरोनीन, थायरोनीन है दोस्तों, थायरोनीन, और वो है ट्राई आयोडो थायरोनीन। ठीक है दोस्तों, और टेट्रा आयोडोथायरोनिन को ही थायरोक्सिन बोलते हैं दोस्तों। और इसी की कमी से आपका आगे पढ़ेंगे कौन कौन से रोग होते हैं। यह हार्मोन फॉलिकल जो होती है संरचना, जो गोल गोल बताई थी मैंने, इसके ऊपर रहती है जो ये जो चित्र में आपको उसमें दिखा होगा साफ से संरचना होती है, उसी से स्रावित होता है दोस्तों। ठीक है, एक नोट में लिखा हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो वो पीयूष ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो वो थायराइड होगी दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो ये यकृत होगी दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तो ये अग्नाशय है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए एक बार, मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, क्योंकि कंफ्यूज ना हो उससे आप अंदर की कौन सी है बाहर की कौन सी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रभाव क्या क्या है दोस्तों, क्या क्या कार्य करता है ये। इसके प्रभाव है कि उपापचय क्रियाओं को, मेटाबॉलिज्म जो वो होती है दोस्तों, क्रियाएं होती है, उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है आपका थायरोक्सिन। ठीक है दोस्तों, थायरोक्सिन बालों के त्वचा के अस्थियों के निर्माण में सहायक है, बालों के त्वचा के अस्थियों के निर्माण में सहायक है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक है, मानसिक संतुलन स्थापित करने में भी थायराइड ग्लैंड्स का महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। कभी कभार इसकी कमी से दोस्तों आदमी का मानसिक संतुलन भी कमजोर हो जाता है, पागल पागल हरकतें करने लगता है। ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे अभी कौन सा रोग होता है वो। तो मानसिक संतुलन स्थापित करने में भी मदद करता है दोस्तों। महिलाओं में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इसकी मात्रा अलग अलग हो जाती है दोस्तों, जैसे आयोडीन की मात्रा, क्योंकि जब दैनिक जीवन में हम आयोडीन ग्रहण करते हैं तो 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है महिलाओं में, इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो ज्यादा कार्य कर रही होगी थायराइड ग्रंथि, इसलिए ज्यादा जरूरत है। तो इसको प्रसव के दौरान 200 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है, दुग्धपान के दौरान इनको 270 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है आयोडीन की। तभी देखा होगा कि नमक खाना चालू कर देते हैं जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा नमक खाती है वैसे नॉर्मली लेडीज। ठीक है दोस्तों, तो इसके प्रभाव क्या क्या हो गए। उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बालों को त्वचा के अस्थियों के निर्माण में सहायक है, मानसिक संतुलन स्थापित करने में सहायता स्थापित करता है दोस्तों, सहायता करता है, और महिलाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है दोस्तों, एक चीज है दोस्तों कि आयोडीन की कमी से गेंगा नामक रोग हमने पढ़ा है हमेशा ही कि गेंगा नामक रोग हो जाता है, क्योंकि आयोडीन क्या करता है ना, थायरोक्सिन बनाने में एक महत्वपूर्ण संगठक है दोस्तों। मतलब थायरोक्सिन बनता है, आयोडीन एक संगठक है उसमें, तो महत्वपूर्ण संगठक है। तो आयोडीन से थायरोक्सिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आयोडीन की कमी तो थायरोक्सिन की कमी, मतलब थायरोक्सिन की कमी से ही गेंगा नामक रोग होता है। हम पढ़ते हैं ना आयोडीन की कमी, तो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन है ना, उसकी कमी हो जाती है हार्मोन की, और उससे होता है गेंगा नामक रोग। ठीक है दोस्तों, अगर महिलाओं में इसकी कमी है दोस्तों तो बच्चा कमजोर होता है, प्री मेच्योर भी पैदा हो जाता है, और बच्चा मानसिक रूप से भी कमजोर होता रहता है दोस्तों, और कभी कभार प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, और कभी कभार उसकी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। इसलिए आयोडीन और या थायरोक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी है दोस्तों महिलाओं के लिए। आयोडीन की पूर्ति मानव शरीर में नमक के द्वारा पूरी की जाती है दोस्तों। लेकिन अगर कोई बीपी का पेशेंट है, हाई बीपी है, तो डॉक्टर उसको तो आयोडीन लेने से मना कर देता है, सीधा सीधा नमक मत खाओ बोलता है दोस्तों, क्योंकि नमक से ही पूर्ति करता है। क्योंकि दैनिक जीवन में हम नमक बहुत ज्यादा यूज करते हैं भाई, बेसिक खाना तो खाता ही है व्यक्ति, खाना खाता है तो उसमें नमक की मात्रा वो अपने फुलफिल करके आयोडीन की मात्रा फुलफिल कर लेता है दोस्तों, नमक खा के आयोडीन की मात्रा फुलफिल कर लेता है। और अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो डॉक्टर उसको मना कर देता है नमक खाने से। ठीक है दोस्तों, नमक खाने से मना कर देता है तो फिर वो अपने आयोडीन की पूर्ति कैसे करेगा, क्योंकि नमक क्या करता है ना दोस्तों, उसमें सोडियम होता है जो कि बीपी को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ऐसे में क्या कर सकता है ना व्यक्ति, स्ट्रॉबेरी हो गया आपका, आलू हो गया, दुग्ध हो गया, और समुद्री पौधे हो गए, या अगर कोई नॉनवेज खाने वाला है तो मांस, अंडे, इनसे अपनी आयोडीन की पूर्ति कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, आयोडीन की सबसे बड़ी मात्रा दोस्तों मृदा के ह्यूमरस में होती है दोस्तों।
ह्यूमरस में होती है। तो पहाड़ी जो लोग होते हैं ना दोस्तों, उनमें देखा होगा, उनमें ये आयोडीन की कमी होती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है दोस्तों वो बारिश के साथ में बह के चली आती है, तो आयोडीन बचता नहीं है दोस्तों उनकी मृदा में, और इसके कारण फसल को भी नहीं मिल पाता है आयोडीन। फसल को नहीं मिल पा रहा है तो इनडायरेक्टली हमें नहीं मिल पा रहा है, मतलब मनुष्य को नहीं मिल पा रहा है। इससे पहाड़ी भाग क्षेत्रों में मोस्टली गेंगा नामक रोग होता है दोस्तों अधिकतर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग दोस्तों, कौन कौन से रोग होते हैं इसकी कमी से। तो इसकी कमी से एक है दोस्तों जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है दोस्तों, जिसमें क्या है ना, इसमें बच्चों की मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर दोनों का ही विकास नहीं हो पाता दोस्तों। ठीक है, वहां पढ़ा था हमने कि मानसिक रूप से तो मैच्योर हो जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से बोना रहता है। तो उसको हमने बोला था वहां पे मिनेंटाइज। ठीक है दोस्तों, तो वो थे बोने अलग टाइप के, ये है यहाँ पे अलग टाइप के बोने होते हैं दोस्तों। ये देखिए जैसे कि चित्र में, ये शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों ही तरह से अनफिट है दोस्तों, मतलब इसको क्रिटिनिज्म नामक रोग हो रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। कमी से मैक्सिडेमा नामक रोग हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या है ना, व्यक्ति का हृदय स्पंदन की गति बहुत धीमी हो जाती है दोस्तों, पेशियां स्थिर हो जाती है, किसी भी कार्य करने का मन नहीं करता है व्यक्ति का। ठीक है दोस्तों, पेशियां स्थिर हो जाती है, व्यक्ति का हृदय स्पंदन में कम हो जाता है, धीरे धीरे उसके ग्लूकोज की कमी हो जाती है दोस्तों, बेहोश होने लगता है आदमी, तंत्रिकाएं संकुचित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आलस बना रहता है हर टाइम, कुछ भी काम करने का कार्य मन नहीं करता है। तो यह है मैक्सिडिमा दोस्तों। ठीक है, अब है ग्वाइटर या गेंगा नामक रोग। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन की कमी हो जाती है दोस्तों। थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है और गला आपका सूजा हुआ सा लगता है दोस्तों, और इसी को बोलते हैं गेंगा नामक रोग। ठीक है दोस्तों, तो ये गेंगा नामक रोग मैदानों में मतलब ज्यादा होता है, मैदानों में कम होता है, पहाड़ों में ज्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों में जैसे बताया था मैंने कि वहां की मिट्टी बह के पानी के साथ में नीचे आ जाती है दोस्तों, तो आयोडीन की कमी हो जाती है, इसलिए उसकी फसल को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलता है। उसमें फसल में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति में भी इनडायरेक्टली भोजन में कमी हो जाती है, इससे वहां पे गेंगा नामक रोग ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। देखिए ये गेंगा नामक रोग एक लेडीज है दोस्तों, गला ऐसे सूजा हुआ रहता है दोस्तों, जैसा इसमें दिखा रखा है, पूरा गला सूज जाता है, तो ये है गेंगा नामक रोग दोस्तों। ठीक है, हाशिमाटो, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस रोग को थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या भी बोलते हैं, थायराइड की आत्महत्या भी बोलते हैं इस रोग को, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है ना, जो भी आप उपचार करते हैं इसका, तो वह उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बना लेता है दोस्तों, दवा के खिलाफ ही ये ग्रंथि एंटीबॉडी बना लेता है, मतलब दवा आपके उस पर असर नहीं करेगी और उस ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाएगी। थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाएगी तो दोस्तों आपको देख लो कौन कौन से रोग, जैसे जड़ मानवता हो गया, मैक्सिडेमा हो गया, गेंगा नामक रोग हो गया, आगे भी है। अधिकता से क्या होगा, तो अगर वो कार्य नहीं कर रही है तो दोस्तों हो सकता है उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये सारे रोग हो सकते हैं, से आदमी को लास्ट में हो सकता है दम घुटने से मृत्यु हो जाए, क्योंकि गले पे रहती है दोस्तों ये। ठीक है, अधिकता से क्या होता है ना दोस्तों, जैसे वो फॉलिकल पढ़ा था हमने, थायराइड ग्रंथि में छोटे छोटे गांठें पड़ जाती है, वो फॉलिकल अंगूरों के टाइप में हो जाते हैं दोस्तों, इससे ग्रेप्स, मतलब एक तरह से अंगूर टाइप में हो जाते हैं, इससे ग्रेप्स रोग कहते हैं। और आगे चलकर ये क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सोपेथेल्मिक ग्वाइटर, जो आगे चलकर एक्सोपेथेल्मिक ग्वाइटर जो कि आंखों पर प्रभाव डालती है दोस्तों, और आंखों के गोलक बाहर आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए दोस्तों, गोलक मतलब पूरे बाहर निकलने लगते हैं, नीचे की तरफ सूजन आ रखी है, आंखें के गोलक बाहर आ जाते हैं। ये है दोस्तों गेप्स, क्योंकि इसमें ना थायराइड ग्रंथि के जो फॉलिकल है उनमें अंगूरों टाइप में वो सूजन आ जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अधिकता से ये हो गया आपका थायराइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पैराथायराइड ग्रंथि दोस्तों। पैराथायराइड ग्रंथि क्या कार्य करती है दोस्तों, तो जो थायराइड ग्रंथि उसी के पीछे मैंने बताया था आपको कि पैराथायराइड ग्रंथि होती है, जैसा कि इसमें दिखा रखा है दोस्तों, ये पैराथायराइड ग्रंथियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करती है ना दोस्तों, कि ये मानव शरीर पे कैल्शियम और फॉस्फेट है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम क्या कार्य करता है दोस्तों, आपकी हड्डियां बनाता है। ठीक है, इसको कोपिल हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों,
कोपिल हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि कोपिल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में विस्तार से बताया था 1925 में। इसके कोपिल हार्मोन भी बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को, ग्लैंड से निकलने वाले पैराथायरॉयड हार्मोन को कोपिल हार्मोन भी बोलते हैं। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कोपिल हार्मोन कौन सा है दोस्तों, तो पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया आपका। मानव शरीर की सबसे ज्यादा पाए जाने वाले खनिज लवण कैल्शियम होता है दोस्तों। क्या क्या कार्य होते हैं इसके? अस्थियों का निर्माण करना, दांत का निर्माण, रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। तो ये क्या करता है ना दोस्तों, जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है, ये कैल्शियम की मात्रा को जहां पे ज्यादा है दोस्तों, अगर हड्डियों पे जहां ज्यादा जमाव हो रहा है तो वहां से काट के जहां पे जरूरत है दोस्तों, उसको क्या करता है ना, रक्त में मुक्त कर देता है, रक्त में मुक्त कर देता है। और जहां पे कमी है वहां पे कैल्शियम पहुंचा दिया जाता है दोस्तों, वहां पे कैल्शियम पहुंचा दिया जाता है। और इससे क्या है ना, एक बैलेंस बना रहता है दोस्तों कैल्शियम का। और फॉस्फेट की मात्रा को कम कर देता है दोस्तों, फॉस्फेट की मात्रा को क्या करता है, कम करता है दोस्तों, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगा, तो इसकी कमी से दोस्तों क्या होगा कि हड्डियों पे जो जमाव हो रहा है वो होता रहेगा दोस्तों, क्योंकि काट नहीं पाएगा ये, तो काट नहीं पाएगा तो वहां पे क्या है ना दोस्तों, फिर एथन टाइप में आने लगेगी, आपकी मांसपेशियां संकुचित हो जाएगी और एथन टाइप में आने लगेगी, जिसको टिटेनी नामक रोग हो जाएगा, जिसको टिटनस बोलते हैं दोस्तों, टिटेनी नामक रोग हो जाएगा। मांसपेशियों में एथन आ जाएगी। कमी से क्या होता है कि हड्डियों पे जो आपकी कैल्शियम जमा हो रहा है वो कट नहीं पाएगा। और इससे क्या होगा दोस्तों, फास्फोरस की मात्रा रुधिर में बढ़ जाएगी और पेशियां धीरे धीरे संकुचित होने लगेगी, धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देगी। और हो सकता है अगर गले में ऐंठन हो तो दोस्तों मृत्यु भी हो सकती है। और ये टिटेनी नामक रोग होता है दोस्तों, ठीक है। इसकी अधिकता से क्या होगा, इसकी अधिकता से दोस्तों हड्डियों पे जो कैल्शियम है वो ज्यादा मात्रा में निकालेगा वहां से, तो होता क्या है, हड्डियों पे छिद्र हो जाएंगे, कमजोर हो जाएगी हड्डियां दोस्तों। इसको ओस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाएगा दोस्तों, ओस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाएगा व्यक्ति को। एक चीज और दोस्तों, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, जो कोपिल हार्मोन है, उसके साथ में विटामिन डी भी कार्य करता है साथ में मिलकर, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभार सीधा अगर पूछे कि दोनों ही ऑप्शन हो, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन या कोपिल हार्मोन या विटामिन डी, ये तीनों ऑप्शन हो ना, तो विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरोन भी बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, इससे भी टिटेनिया नामक रोग होता है दोस्तों। अगर और इसकी अधिकता से, इसकी कमी से, कैल्सीफेरोन की कमी से टिटेनिया नामक रोग होता है, और इसकी अधिकता से ओस्टोफोरोसिस नामक रोग होता है दोस्तों, इससे भी, ठीक है दोस्तों। तो विटामिन डी हो, चाहे आपका पैराथायरॉयड हार्मोन हो या कोपिल हार्मोन हो, इनसे भी ये रोग होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये कैल्शियम को नियंत्रित करता है और यकृत और छोटे आंत में, ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, ये कुछ नहीं है। थाइमस ग्लैंड्स, थाइमस कहाँ होती है दोस्तों, स्थिति आपको पता है कि छाती में होती है, ठीक है। और जैसे जैसे व्यक्ति बुढ़ा होता है ना दोस्तों, वो अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। ये अभी भी दोस्तों वैज्ञानिकों के लिए अभी शोध का विषय है, थाइमस ग्लैंड्स बनी हुई, क्योंकि व्यक्ति बुढ़ा कैसे होता है इस चीज का पता लगाने के लिए डॉक्टर इस पे शोध कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, तो ये थाइमस ग्लैंड्स भी अपना कार्य धीमे कर देती है दोस्तों। और एक चीज पढ़ी थी आपने कि थाइमस ग्लैंड से टी लिम्फोसाइट्स जो कणिका विहीन वो थी दोस्तों, श्वेत ग्रंथियां, व्हाइट ब्लड सेल्स है दोस्तों, जो आपने पढ़ा था कि एड्स में इसी को प्रभावित करता है दोस्तों। तो क्या करता है ना, ये निर्माण होता है, मतलब थायराइड ग्रंथि को ही एक तरह से इफेक्टिव करता है एड्स, क्योंकि इसका निर्माण ही नहीं हो पाएगा फिर। तो इससे ये क्या करता है, प्रतिरक्षा को निर्मित करता है दोस्तों। टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाता है हर टाइम, ये थाइमस ग्लैंड से ही बनता है एंटीबॉडी, ठीक है। क्योंकि टी लिम्फोसाइट बनेगा थाइमस ग्लैंड से और वो एंटीबॉडी बनाएगा टी लिम्फोसाइट्स, तो इसका जो प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य करती है दोस्तों। तो अगर ये इफेक्टिव होती है दोस्तों, धीरे धीरे ये बुढ़ी हो रही है, तो आपकी एंटीबॉडी भी कम बनने लगेगी, व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ बढ़ता रहेगा। ये ग्रंथि भी होता क्या ना दोस्तों, जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है तो ये छोटी होती जाती है दोस्तों, जिससे क्या ना आपके टी लिम्फोसाइट्स वो भी अल्प मात्रा में बनते रहेंगे, धीरे धीरे एंटीबॉडी भी आपकी कम बनती रहेगी। इसलिए जैसे जैसे बुढ़ापा 50-60 साल का होता है व्यक्ति, तो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र भी, इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है दोस्तों, और धीरे धीरे व्यक्ति बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है, व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। और यह ग्रंथि भी क्या ना दोस्तों, बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए व्यक्ति में छोटी और लास्ट में विलुप्त भी हो जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों जितना पढ़ाया है, और रिवीजन मारते रहिए दोस्तों। और आगे पढ़ेंगे कल एड्रेनलिन ग्रंथि के बारे में दोस्तों। अभी ये लंबा हो जाएगा, अभी एड्रेनलिन ग्रंथि बहुत लंबा चैप्टर कवर करेगी दोस्तों। तो
अगर पसंद आया हो वीडियो दोस्तों तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर 7 को। थैंक यू।